हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्पित और आपका स्वागत है लॉर्ड्स ऑफ लिटरेचर पर। दोस्तों, आज हम इंग्लिश लिटरेचर की जिस वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड पोएम को डिस्कस करेंगे, उसका नाम है ओड टू अ नाइटिंगेल। इस पोएम को जॉन कीट्स ने 1819 के स्प्रिंग सीजन में लिखा था और ये 80 लाइन्स की पोएम कीट्स ने सिर्फ एक दिन में ही लिखी थी। इसी साल जुलाई में ओड टू अ नाइटिंगेल पहली बार एनल्स ऑफ द फाइन आर्ट्स में पब्लिश हुई और आज ये इंग्लिश की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पोएम्स में से एक है। ओड टू अ नाइटिंगेल एक पर्सनल पोएम है जो कीट्स की जर्नी को निगेटिव कैपेबिलिटी की स्टेट में डिस्क्राइब करती है। निगेटिव कैपेबिलिटी क्या है, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। अभी हम इस पोएम को शुरू करते हैं। तो आइए चलिए इसका फर्स्ट स्टैंजा देखते हैं। माई हार्ट एक्स एंड ए ड्राउजी नमनेस पेन्स माई सेंस, यानी कि मेरा दिल दुख रहा है और एक ड्राउजी और नमनेस सा पेन मेरे सेंसेस पर छाया हुआ है। एज दो ऑफ हेमलॉक आई हैड ड्रंक, जैसे कि मैंने कोई जहर पी लिया हो। हेमलॉक एक किस्म का जहर होता है जो कि प्लांट से बनता है। और एम्पटीड सम डल ऑपिएट टू द ड्रेन्स 1 मिनट पास्ट, या फिर 1 मिनट पहले ही मैंने अफीम लिया हो। ऑपिएट का मतलब है अफीम। अफीम का इस्तेमाल पहले पेन किलर के रूप में भी होता था, तो ये उसी की बात कर रहे हैं। एंड लीथी वॉर्ड्स हैड संक, या फिर मैंने लीथी रिवर में डुबकी लगाई हो। लीथी एक ग्रीक माइथोलॉजी की रिवर है जिसके बारे में माना जाता है कि इसका पानी जो भी पीता है वो सब कुछ भूल जाता है। तो आइए आगे देखते हैं। इट इज नॉट थ्रू एनवी ऑफ दाई हैप्पी लॉट, ये नाइटिंगेल से कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारी खुशियों से कोई जलन या कोई ईर्ष्या हो रही है। बट बीइंग टू हैप्पी इन दाइन हैप्पीनेस, बल्कि मैं तो तुम्हारी खुशियों में बहुत ज्यादा खुश हूं। दैट दाउ लाइट विंग ड्राइड ऑफ द ट्रीज, देखिए यहाँ पर ये नाइटिंगेल को कह रहे हैं कि तुम तो लाइट विंग ड्राइड हो। ड्राइड का मतलब होता है वन देवी या जंगलों की देवी एक हैं जिनका नाम है ड्रायड। तो ये नाइटिंगेल से कह रहे हैं कि तुम तो लाइट विंग ड्रायड हो इन पेड़ों की, इन सम मेलोडियस प्लॉट ऑफ बीच एंड ग्रीन एंड शेडोज नंबरलेस। और ये पेड़ कहाँ पर हैं? किसी मेलोडियस प्लॉट पर हैं और बहुत हरी भरी जगह है ये यहाँ पर, जहाँ की तुम ड्रायड हो। सिंग्स ऑफ समर इन फुल थ्रोटेड ईज, और तुम यहाँ पर समर के सीजन में अपने मुक्त कंठ से बड़ी ही ईज के साथ यानी बड़ी ही आसानी के साथ गा रही हो। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा इस पोएम का। ओ फॉर ड्रॉथ ऑफ विंटेज, देखिए ड्रॉथ का मतलब होता है किसी चीज को घूंट घूंट करके पीना, और विंटेज मतलब शराब। तो यहाँ पर कीट्स कह रहे हैं कि मैं पुरानी शराब को घूंट घूंट करके पीऊंगा। दैट हैड बीन कूल्ड अ लॉन्ग एज इन द डीप डेल्व्ड अर्थ, जिसे कि काफी लंबे समय तक जमीन में काफी गहराई में दबाकर ठंडा किया गया होगा। टेस्टिंग ऑफ फ्लोरा एंड द कंट्री ग्रीन, और जब मैं उस शराब को पीऊंगा तो मैं क्या टेस्ट करूंगा? मैं फ्लोरा और कंट्री ग्रीन को टेस्ट करूंगा, क्योंकि ये जो शराब होती है ये प्लांट से बनी होती है, फूलों और उनके रस से बनी होती है, फलों के। तो ये कह रहे हैं कि जब मैं उस शराब को पीऊंगा तो मैं फ्लोरा और कंट्री ग्रीन को टेस्ट करूंगा। और क्या करूंगा? डांस एंड प्रोवेंकल सॉन्ग एंड सनबर्nt मिर्थ, और मैं डांस करूंगा, जो लोकगीत हैं उन्हें गाऊंगा, एंड सनबर्nt मिर्थ यानी कि धूप का मैं आनंद लूंगा। ओ फॉर अ बीकर फुल ऑफ द वार्म साउथ, और शराब का ये बीकर यानी जिस बर्तन में शराब आई है वो कहाँ से आई होगी? वो वार्म साउथ से आई होगी। देखिए इंग्लैंड एक बहुत ही ठंडा देश है, ये बहुत ठंडी जगह है, और इसके साउथ में एक कंट्री है जिसका नाम है फ्रांस। वहाँ का मौसम बहुत ही खुशनुमा है। इंग्लैंड की तुलना में ये काफ़ी वार्म वेदर है यहाँ की, और यहाँ की शराब दुनिया की बेस्ट शराब मानी जाती है। तो ये कह रहे हैं कि शराब का जो बीकर होगा वो वार्म साउथ से आया होगा, यानी कि फ्रांस से आया होगा। फुल ऑफ द ट्रू द ब्लशफुल हिपोक्रेन, और ये बिल्कुल सच्ची शराब होगी, और ये ब्लशफुल होगी यानी कलरफुल हिपोक्रेन होगा। हिपोक्रेन एक फाउंटेन का नाम है, तो ये कह रहे हैं कि ये शराब जो है वो बिल्कुल सच्ची होगी, कलरफुल हिपोक्रेन की तरह होगी। विद बीडेड बबल्स विंकिंग एट द ब्रिम, बीडेड का मतलब होता है कि मोतियों जैसा। तो मोतियों जैसे बुलबुले इस शराब के प्याले के किनारे की ओर फूट रहे होंगे, यानी जिस प्याले में शराब रखी होगी मेरे लिए पीने के लिए, तो उसके किनारों पर मोतियों जैसे बुलबुले फूट रहे होंगे।
एंड पर्पल स्टेन्ड माउथ, और जब मैं उस शराब को पीऊंगा तो मेरा मुंह जो है वो पर्पल कलर का हो जाएगा। जब हम जामुन या फिर शहतूत जैसे फल खाते हैं तो उनका रंग हमारे मुंह में लग जाता है। तो उसी तरह जब ये शराब को पिएंगे तो उनका मुंह भी पर्पल कलर का हो जाएगा। दैट आई माइट ड्रिंक एंड लीव द वर्ल्ड अनसीन, इस शराब को जब मैं पीऊंगा तो इस दुनिया को मैं पूरी तरह से अनदेखा कर दूंगा। एंड विद दी फेड अवे इनटू द फॉरेस्ट थिम, और तुम्हारे साथ मैं चला जाऊंगा घने जंगलों में। फेड फार अवे, डिजॉल्व एंड क्वाइट फॉरगेट, और जंगलों में मैं बहुत दूर निकल जाऊंगा, मैं उनमें डिजॉल्व हो जाऊंगा यानी पूरी तरह से घुल मिल जाऊंगा। एंड क्वाइट फॉरगेट, और मैं भूल जाऊंगा, क्या भूल जाऊंगा? वॉट दाउ अमंग द लीव्स हैज नेवर नोन, जिसे कि तुमने इन पत्तियों, इन जंगलों के बीच में कभी नहीं जाना है। देखिए, ये जिन चीजों को भूल जाना चाहते हैं वो इंसानों की दुनिया की है, जबकि नाइटेंगल इंसानों की दुनिया में नहीं रहती है, वो जंगलों में रहती है। तो ये कह रहे हैं कि मैं जिन चीजों को भूल जाऊंगा उनके बारे में तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, तुम जानती ही नहीं हो कि वो क्या चीजें हैं जिन्हें मैं भूल जाऊंगा। तो अब ये आगे बता रहे हैं कि वो किन बातों को भूल जाएंगे। द weariness, द फीवर एंड द फ्रेट। weariness का मतलब होता है थकान, फीवर आप जानते ही हैं बुखार, और फ्रेट का मतलब होता है खीज या चिड़चिड़ापन। तो मैं भूल जाऊंगा थकान को, फीवर को और फ्रेट को यानी चिड़चिड़ेपन को। हियर वेयर मैन सिट एंड हियर ईच अदर ग्रोन, यहाँ यानी इंसानों की दुनिया में जहाँ इंसान एक दूसरे के पास बैठते हैं और उन्हें कराहते हुए सुनते हैं, इन चीजों को मैं भूल जाऊंगा शराब पीकर जब मैं तुम्हारे साथ जंगलों में चला जाऊंगा तो। देखिए, यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि कीट्स की जो माँ थी वो ट्यूबरकुलोसिस की पेशेंट थी, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी, और इनके भाई की डेथ भी इसी वजह से हुई थी, टीबी की वजह से। तो उनकी डेथ का इनके ऊपर क्या प्रभाव था, उनकी तकलीफों का इनके ऊपर क्या प्रभाव था, ये आप यहाँ इन लाइंस में देख सकते हैं। आगे चलते हैं। वेयर पालसी शेक्स अ फ्यू, पैल्सी एक बीमारी है, तो ये कह रहे हैं कि जहां पर पैल्सी बहुत से लोगों को परेशान करती है। सैड लास्ट ग्रे हेयर्स, सैड का मतलब है दुख और ग्रे हेयर्स का मतलब है बुढ़ापा। तो दुख और बुढ़ापा इंसानों की दुनिया में किसी का भी पीछा नहीं छोड़ता, हर किसी के पास इनसे आता ही है और हर किसी को इन्हें सहना ही पड़ता है। तो कह रहे हैं कि जहां पर पैल्सी बहुत से लोगों को परेशान करती है और दुख और बुढ़ापा जहां किसी का पीछा नहीं छोड़ता। वेयर यूथ ग्रोज पेल, जहां पर जो छोटे बच्चे होते हैं उनके स्किन का कलर पेल हो जाता है यानी उड़ जाता है। एंड सेप्टल थिन, और वो बहुत ज्यादा दुबले हो जाते हैं। एंड डाइज, और उनकी डेथ हो जाती है। वेयर बट टू थिंक इज टू बी फुल ऑफ सॉरो, जिनके बारे में सिर्फ सोचना ही दुख से भर देता है। एंड लीडन आइड डिस्पेयर्स, और ये जो बिल्कुल ही लाइट से लेस, यानी लेडन का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज जिसमें जरा भी लाइट ना हो, जरा भी रोशनी ना हो। तो बिल्कुल रोशनी से रहित जो आंखें हैं, ऐसी आंखें जिनमें कोई रोशनी नहीं है, वो डिस्पेयर हैं, यानी कि वो बिल्कुल डल हो गई हैं, उनमें कोई किसी भी किस्म की मायूसी बिल्कुल छाई हुई है, ये कहने का इनका मतलब है। वेयर ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लस्ट्रस आइज, और जहां पर खूबसूरती जो है अपनी आंखों की चमक बरकरार नहीं रख पाती है। लस्ट्रस का मतलब होता है चमकदार। और न्यू लव पाइन एट देम बियॉन्ड टुमारो, या फिर उनकी जिंदगी में जो नया प्रेम आता है, नया प्यार आता है, यहाँ कहने का मतलब है कि वो प्रेमी जो इनकी जिंदगी में आते हैं, इन खूबसूरत लड़कियों के, उनका प्यार भी ज्यादा दिनों तक बरकरार नहीं रहता है। देखिए, जो लास्ट दो लाइन है, वेयर ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लस्ट्रस आईज और न्यू लव पाइन एट देम बियॉन्ड टुमारो, इसका मतलब यह है कि इंसानों की दुनिया में खूबसूरती और प्यार ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रह पाता है। तो इन सारी चीजों को वो भूल जाना चाहते हैं। अवे अवे फॉर आई विल फ्लाई टू दी, दूर बहुत दूर मैं तुम्हारे साथ उड़कर चलूंगा। नॉट कैरिटेड बाय बैकस एंड हिज पार्ट्स, और ऐसा नहीं है कि बैकस जो कि शराब का देवता है और उसके साथी मेरे लिए कोई बग्घी लेकर आएंगे जिस पर बैठकर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। बट ऑन द व्यूलेस विंग्स ऑफ पोएजी, बल्कि तुम्हारे साथ मैं पोएजी यानी कि पोएट्री के व्यूलेस विंग्स के साथ चलूंगा,
कहने का मतलब यह है कि मैं अपनी इमेजिनेशन पावर से, मैं अपनी कल्पना की उड़ान से तुम्हारे साथ चलूंगा। दाऊ द डल ब्रेन, हालांकि जो डल ब्रेन है, परप्लेक्स्ड एंड रिटार्ड्स, हालांकि जो मेरा डल ब्रेन है वो मेरे रास्ते में रुकावटें डालेगा, मेरा तुम्हारे साथ चलना मुश्किल बनाएगा। ऑलरेडी विद दी, देखिए पिछली लाइन में कह रहे थे कि हालांकि जो मेरा डल ब्रेन है, ये यहाँ पर इंसानों की ब्रेन की कैपेसिटी के बारे में बात कर रहे थे कि वो मुझे तुम्हारे साथ जाने नहीं देगा, वो मेरे रास्ते को मुश्किल बनाएगा। लेकिन अब ये अगले स्टैंजा में कह रहे हैं ऑलरेडी विद दी, कि मैं तो ऑलरेडी तुम्हारे साथ हूं। टेंडर इज द नाइट, और ये रात जो है ये कितनी खुशनुमा है। एंड हैप्पली द क्वीन मून इज ऑन हर थ्रोन, और ये जो चांद है जिसे कि वो क्वीन कह रहे हैं, वो अपने सिंहासन पर बैठी है। क्लस्टर्ड अराउंड बाय ऑल हर स्टैरी फ्रेज, और वो घिरी हुई है उन सितारों से जो कि उसके दरबारियों की तरह हैं। बट हियर देयर इज नो लाइट, लेकिन जहां पर हम हैं यहाँ कोई रोशनी नहीं है। से वॉट फ्रॉम हेवन इज विद द ब्रीज ब्लोन, सिवाय उस रोशनी के जो कि हेवन से आ रही है, यानी कि आसमान से आ रही है हवाओं के बहने के साथ। थ्रू वेंड्रस ग्लूम एंड विंडिंग मोजी वेज, देखिए यहां पर इनका कहना यह है कि जहां हम हैं वहां कोई रोशनी नहीं है, यहां पर घने पेड़ हैं। तो जो चांदनी जमीन तक आ रही है वो भी इनके पास पहुंच नहीं रही है, यहां पर बिल्कुल अंधेरा है। लेकिन जब हवा चलती है तो पेड़ की पत्तियां हिलती हैं और कुछ जगह बन जाती है जिनके बीच से होते हुए चांदनी जमीन तक पहुंच जाती है। तो ये यही कह रहे हैं कि ये जो पेड़ हैं और जो उनके बीच के काई से भरे हुए रास्ते हैं, उनके बीच से जब हवा बहती है तब आसमान से यानी हेवन से चांदनी जमीन तक पहुंचती है। इसके अलावा और कोई रोशनी यहां पर नहीं है। आई कैन नॉट सी वॉट फ्लावर्स एट माई फीट, मैं ये नहीं देख सकता कि मेरे कदमों में कौन से फूल हैं। नॉर वॉट सॉफ्ट एसेंस हैंग्स अपॉन द बाउ, और ना ही मैं ये देख सकता हूँ कि ये जो खुशनुमा सी महक आ रही है, जो खुशबू आ रही है, वो किस डाली पर या किस टहनी पर लटकी हुई है। इनका कहने का मतलब है कि जिस फूल से ये खुशबू आ रही है वो कौन सी डाली पर है, ये मैं नहीं देख सकता। बट इन इम्बाम डार्कनेस गेस ईच स्वीट, लेकिन ये जो इम्बाम डार्कनेस है यानी महक से या खुशबू से भरा हुआ जो अंधेरा है, इसमें मैं हर खुशबू को गैस कर सकता हूँ। वेयर विद द सीजनेबल मंथ एंडोज, जिन्हें कि ये सीजनेबल मंथ यानी कि मई का मंथ हमारे लिए लाया है। द ग्रास द थिकेट एंड द फ्रूट ट्री वाइल्ड, तो मई का महीना किन चीज़ों के लिए लेकर आया है उसके बारे में यहाँ पर बता रहे हैं कि ग्रास है, थिकेट मतलब झाड़ियाँ, और वाइल्ड फ्रूट्स के जो पेड़ हैं उनके बारे में कह रहे हैं। इसके अलावा ये कुछ फूलों के बारे में बता रहे हैं, देखिए कौन से फूल हैं वो। वाइट हथरॉन एंड द पास्टरल एग्लेंटाइन, ये दोनों ही फूलों की किस्म है। फास्ट फेडिंग वायलेट्स कवर्ड अप इन लीव्स, और ऐसे वायलेट्स के फूल जिनका रंग बहुत जल्दी उड़ जाता है और जो कि अभी पत्तियों से घिरे हुए हैं। एंड विद मेज एल्डेस्ट चाइल्ड, और जो मई का महीना है उसका जो एल्डेस्ट चाइल्ड है, कौन है वो? द कमिंग मस्क रोज, मस्क का मतलब होता है कस्तूरी, तो ये कोई ऐसा रोज है, रोज की ऐसी प्रजाति जिसमें बहुत खुशबू है। तो द कमिंग मस्क रोज फुल ऑफ डिवी वाइन, तो ये मस्क रोज जो कि ओस की वाइन से भरा हुआ है। द मर्मरस हॉन्ट ऑफ फ्लाइज ऑन समर ईव्स, और मधुमक्खियों की भिनभिनाहट जो कि इस फूल के ऊपर मंडराती रहती हैं गर्मियों की शाम के समय में, इन सब चीजों को मैं महसूस कर सकता हूं। आगे देखते हैं। डार्कलिंग आई लिसन, इस अंधेरे में मैं सुन रहा हूं। एंड फॉर मैनी अ टाइम आई हैव बीन हाफ इन लव विद ईजफुल डेथ, और पहले भी कई बार मैं हाफ इन लव यानी कि एक तरफा प्यार में पड़ चुका हूं ईजफुल डेथ के, यानी ऐसी डेथ जो कि हर चीज को आसान बना देती है। कॉल्ड हिम सॉफ्ट नेम्स इन मैनी म्यूज्ड राइम, और मैंने जो ईजफुल डेथ है उसको कई बार सॉफ्ट नेम से बुलाया है अपनी बहुत सी राइम्स में, यानी अपनी बहुत सारी कविताओं में। टू टेक इन टू द एयर माई क्वाइट ब्रीथ, कि वो आए और
मेरी सांसों को शांत कर दे, यानी कि मेरी जान ले ले। नाउ मोर देन एवर सीम्स इट रिच टू डाई, लेकिन अभी जब मैं यहाँ अंधेरे में तुम्हारे साथ ये गीत सुन रहा हूं, तो अभी मरना पहले कभी की भी तुलना में ज्यादा रिच महसूस हो रहा है, यानी ज्यादा अच्छा लग रहा है कि अगर इस खुशी के साथ इस समय मेरी डेथ हो जाए तो ये कहीं बेहतर लग रहा है पहले की तुलना में। टू सीज अपॉन द मिड नाइट विद नो पेन, कि यहाँ मैं आधी रात के समय में बिना किसी दुख बिना किसी दर्द के अगर मेरी जिंदगी समाप्त हो जाए तो कितना अच्छा हो, ऐसा ये महसूस कर रहे हैं। वाइल दाउ आर्ट पोरिंग फोर्थ दाई सोल अब्रॉड इन सच एक्सटेसी। एक्सटेसी का मतलब होता है कि किसी भी चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से बड़े ही आनंद के साथ करना। तो जबकि तुम्हारी ये जो सोल है ये पोर हो रही है, तुम अपने गीतों के माध्यम से अपनी सोल को उड़ेल रही हो इतने ज्यादा आनंद के साथ, तो ऐसे में मर जाना कितना ही अच्छा होगा मेरे लिए। स्टिल वुड्स दाउ सिंग, और अगर मैं मर भी जाऊंगा तब भी तुम गाओगी। एंड आई हैव ईयर्स इन वेन, और हालांकि मेरे कान तुम्हारे गीत को सुन नहीं पाएंगे। टू दाई हाई रिक्वेम बिकम अ सॉड। रेक्विएम का मतलब होता है शोक गीत। तो तब फिर जबकि मेरी डेथ हो जाएगी, मैं तुम्हारे गीत को सुन नहीं पाऊंगा, तो ये जो तुम्हारा गीत है ये एक शोक गीत में बदल जाएगा। दाउ वॉस्ट नॉट बॉर्न फॉर डेथ, तो देखिए अभी यहां पर तो ये कह रहे थे कि मेरी तो डेथ हो जाएगी तब भी तुम गाती रहोगी, और अब ये नाइटेंगल से कह रहे हैं कि तुम जो हो वो मरने के लिए नहीं बनी हो इमॉर्टल बर्ड, यानी कि ये यहाँ पर नाइटेंगल को इमॉर्टल कह रहे हैं कि तुम मरने के लिए नहीं बनी हो। नो हंग्री जनरेशंस ट्रीट दी डाउन, और कोई भी जो इंसानों की कोई भी ऐसी जनरेशन नहीं है जो कि तुम्हें कुचल सके। The voice I hear this passing night was heard in ancient days by emperor and clown, यानी कि ये आवाज जो कि मैं यहाँ पर इस रात के समय में सुन रहा हूँ, ये बहुत पुराने दिनों में भी एंशियंट यानी कि प्राचीन समय में भी सुनी गई थी। किनके द्वारा? एम्परर और क्लाउन के द्वारा, यानी राजाओं और उनके दरबारियों के द्वारा। यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि बहुत ही खास और आम लोगों के द्वारा बहुत पुराने समय से यह आवाज सुनी जा रही है। Perhaps the self-same song that found a path through the sad heart of Ruth, शायद ये वही गीत है जिसने कि रास्ता पाया था रूथ के दुखी दिल से, यानी ये वही गीत है जो रूथ के दुखी दिल से निकला था। When sick for home, जबकि वो अपने घर को याद कर रही थी। She stood in tears amid the alien corn, और वो अपनी आंखों में आंसू लिए हुए अनजान खेतों के बीच में खड़ी थी। देखिए यहाँ पर नाइटेंगल जो है ये बताना जरूरी है कि वो सिंबल है आर्ट का। तो ये कह रहे हैं कि नाइटेंगल की कभी भी डेथ नहीं हो सकती थी, और इसे बहुत पहले भी सुना गया था इस गीत को, जो कि आज मैं सुन रहा हूँ इसे राजाओं और क्लाउन्स ने सुना था। और इसके बाद ये बहुत सी पुरानी जो राइटिंग्स हैं उनसे जो है चीज़ों को ले रहे हैं। जैसे कि ये रूथ जो है ये एक बाइबल का कैरेक्टर है, और ये एक महिला थी जिसके पति की डेथ हो जाने के बाद वो एक पैलेस्टाइन नाम की जगह पर चली जाती है जहां पर वो किसी को भी नहीं जानती है। तो वहीं पर वो अपने घर को याद करके रो रही थी, और उसने कोई गीत गाया था। तो ये कह रहे हैं कि ये नाइटेंगल का जो गीत मैंने सुना है ये वही गीत है जो कि रूथ के दिल से निकला था। इसके बाद ये क्या कह रहे हैं? द सेम दैट ऑफ टाइम हैज चार्म्ड मैजिक केसमेंट ओपनिंग ऑन द फोम ऑफ पेरिलस सीज, और ये वही गीत है जिसने कई बार पहले भी, केसमेंट का मतलब होता है खिड़कियां, तो उसने जो है जादुई खिड़कियों को खोल दिया था किसी बहुत ही डरावने या भयानक समुद्र के बीच में, इन फेरी लैंड्स फॉरलॉन। और ये वही गीत है जो बहुत बार सुना गया है वीरान जमीन पर या वीरान जगहों पर जहाँ की अब परियां रहती हैं, कोई और नहीं रहता, जहाँ पर कि परियां घूमती हैं। तो फॉरलॉन का शब्द है, इसका मतलब होता है सूना या फिर वीरान। तो यहाँ पर पुरानी बहुत सी किताबों के उदाहरण लिए जा रहे हैं, और एक तरह से यहाँ पर किड्स दिखा रहे हैं कि उन्हें कितनी नॉलेज है इन चीज़ों के बारे में। तो आगे चलिए देखते हैं। फॉरलॉन
फॉरलॉर्न का मतलब है सूना या वीरान। तो ये कह रहे हैं कि ये वो शब्द है, द वेरी वर्ड इज लाइक अ बेल, ये एक बेल की तरह है, यानी एक घंटी की तरह है। टू टॉल मी बैक फ्रॉम दी टू माई सोल सेल्फ। और ये शब्द क्या कर रहा है, ये मुझे वापस खींच कर ले जा रहा है तुम्हारे पास से मेरी सच्चाई के पास। देखिए किड्स, वास्तव में तो किसी नाइटेंगल के साथ उड़कर जा नहीं सकते हैं, ये सारी उनकी कल्पनाएं हैं। तो ये कह रहे हैं कि लेकिन ये जो फॉरलॉर्न शब्द है, ये मुझे एक बेल की तरह से जगा रहा है इस मेरे सपने से, और मुझे वापस खींचकर मेरी सच्चाई के पास ले जा रहा है। अड्यू, अड्यू का मतलब होता है विदाई देना किसी चीज को, यानी बाय बाय। तो अब ये नाइटेंगल से कह रहे हैं कि तुम जाओ यहां से, विदा हो जाओ। द फैंसी कैन नॉट चीट सो वेल एज शी इज फेम टू डू डिसीविंग एल्फ। तो ये कह रहे हैं कि जो कल्पना होती है वो उतनी अच्छी तरह से धोखा नहीं दे सकती जितना कि तुम मशहूर हो धोखा देने के लिए, डिसीविंग एल्फ। एल्फ का मतलब होता है कि एक किस्म की कोई परी वगैरह। तो ये कह रहे हैं कि जो धोखेबाज, अब ये नाइटेंगल को कह रहे हैं कि मुझे मेरी फैंसी तो उस तरह से चीट नहीं कर सकती है जिस तरह से धोखा देने के लिए तुम मशहूर हो। तो अब ये नाइटेंगल को धोखेबाज कह रहे हैं। और आगे देखते हैं, अड्यू अड्यू यानी तुम जाओ यहां से, चली जाओ। दाई प्लेंटिव एंथम फेड्स। और तुम्हारा ये जो प्लेंटिव एंथम है, प्लेंटिव का मतलब है दर्दनाक या दुख भरा। तो अभी तक तो इन्हें इसका गीत बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि तुम्हारा ये जो प्लेंटिव एंथम है, तुम्हारा दुख भरा ये जो गीत है, ये फेड होता जा रहा है, यानी ये धुंधला पड़ता जा रहा है। पास द नियर मेडोज। और अब ये जो आवाज आ रही है नाइटेंगल की, ये जो पास के घास के मैदान हैं उन्हें पार कर चुकी है, यानी उनके पार चली गई है। ओवर द स्टिल स्ट्रीम। और अब ये नदी के ऊपर से आ रही है। अप द हिल साइड, और ये अब ऊपर पहाड़ों की तरफ से आ रही है। एंड नाउ इट इज बरीड डीप इन द नेक्स्ट वैली ग्लेड्स। और अब जो है ये पूरी तरह से दफन हो गई है नेक्स्ट वैली में, यानी जो पास की जो अगली वैली है वहां के जंगलों के बीच में ये चली गई है, और यहां पर अब बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रही है। वॉज इट अ विजन, क्या ये एक विजन था, और अ वेकिंग ड्रीम, या फिर मैंने जागते हुए कोई सपना देखा है। फ्लड इज दैट म्यूजिक। और अब वो म्यूजिक जो है वो पूरी तरह से यहां से जा चुकी है। डू आई वेक और स्लीप। और अब मैं जग रहा हूं या फिर मैं सो रहा हूं। तो दोस्तों, ये थी ये पोएम, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको निगेटिव कैपेबिलिटी के बारे में बताऊंगा। तो अब देखते हैं, निगेटिव कैपेबिलिटी भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। निगेटिव कैपेबिलिटी एक फ्रेज है जिसका इस्तेमाल पहली बार 1817 में जॉन कीट्स ने शेक्सपियर जैसे ग्रेटेस्ट राइटर्स की कैपेसिटी को एक्सप्लेन करने के लिए किया था, जिसमें वो आर्टिस्टिक ब्यूटी के विजन को फॉलो करते थे, भले ही ये उन्हें इंटेलेक्चुअल कंफ्यूजन और अनसर्टेनिटी की ओर ले जाता था। कहने का मतलब ये है कि वो फिलोसफिकल सर्टेनिटी के ऊपर आर्टिस्टिक ब्यूटी को तरजीह देते थे। और आप इस पोएम में भी देख सकते हैं कि कीट्स ने किसी इंटेलेक्चुअल सर्टेनिटी के बजाय आर्टिस्टिक ब्यूटी को फॉलो किया है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये पोएम आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और आपने अब तक ये चैनल भी सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो अभी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।